सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। दोस्तों, जीवन को जितना सरल रखोगे उतना ही खूबसूरत वो बनेगा। सुख दुख जीत हार तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सही मायने में हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है जो अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखिए, और ऐसा कहा भी जाता है आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन और मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। और वाकई अंकित, आज के दिन की शुरुआत तुमने एक अच्छी सोच के साथ ही की है। और कहा भी जाता है कि एक अच्छी सोच एक अच्छी शख्सियत का निर्माण करती है। ज़िंदगी में हार जीत, नाकाम होना, कामयाबी मिलना, ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर आप कहीं हताश हो गए तो आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते। और आपने दोबारा से कोशिश की तो ज़रूर हो सकता है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए और आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ जो धरती धौरारी के मंच पे जो शख्सियत मौजूद है वो एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, उन लक्ष्य को पूरा किया और उसके बाद आगे एक नया लक्ष्य निर्धारित किया और आगे बढ़ते चले गए। यही वजह रही कि वो एक आम शख्स से एक खास शख्सियत बन गए। तो आज हम जिनका स्वागत कर रहे हैं वो हैं शिक्षाविद, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर और बहुत सारी खूबियों के मालिक। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं तप्तेश कुमार मेवाल जी का। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, धरती धौरारी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। कहा जाता है सर कि किसी इंसान में एक खूबी होती है, लेकिन आप तो बहुत सारी खूबियों के ख़जाने हैं। तो ये सारी खूबियाँ आपके अंदर कहाँ आई और कैसे आई? कब लगा कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं? जी, ये खूबियाँ देखना तो आपका नज़रिया है और हम निरंतर कोशिश करते रहें, क्योंकि हमारी जो सोच है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल। हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितनी आगे तक हमारी सोच जाएगी, उसी प्रकार की आपकी क्रिएटिविटी उसके साथ चलती रहेगी। तो मैं हमेशा जब भी मेरी सोच है एक नई क्रिएटिविटी के साथ शुरू करता हूँ उसको, और हमारी जो क्षमताएं हैं उनका मैं भरपूर उपयोग करता हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी इंसान हो, यदि अपनी सोच को बड़ी रखता है तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सोच ही इंसान को बनाती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही कि सोच ही इंसान को बनाती है। लेकिन बचपन का दौर कहीं ना कहीं, जैसे कहीं जो क्रिएटिव आदमी है उनको पहले से पता लग जाता है कि उनकी जो बचपन की जो हरकत है उससे पता लग जाता है कि क्रिएटिव बंदा है, बहुत ही एनर्जाइज बंदा है। आपका जो बचपन का दौर है वो कैसा रहा? कौन सी जो यादें हैं आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? धन्यवाद अंकित, आप मेरे बचपन के गलियारों में वापस मुझे ले जा रहे हो। मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि मेरा बचपन बहुत ही शानदार गुजरा है। कि बचपन की पुरानी यादें जब मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता था। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल मेरे बड़े भैया भी मेरे साथ ही जाते थे और वो मुझे कभी कभार ज़बरदस्ती ले जाते थे, लेकिन जैसे मुझे मौका मिलता था मैं स्कूल से दौड़ जाता था। लेकिन मेरे पिताजी वकील हैं, उन्होंने अपने वकील दिमाग का इस्तेमाल किया और स्कूल में कुछ मिठाई मेरे लिए रखवा दी ताकि मैं उस मिठाई के बहाने स्कूल में पढ़ने जा सकूं। और उसी तरीके से मैं रोज़ मिठाई लेने जाता था और मैं जैसे ही मिठाई मिलती फिर मैं वापस दौड़ जाता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं न कहीं वो निरंतरता बनती गई और धीरे धीरे मेरा विकास हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए। मेरी सोच का विकास हुआ कि पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहा जाता है कि जो आर्ट और कला होती है, जब हम उससे जुड़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो खूबी हमें बचपन में ही नज़र आने लग जाती। तो कहीं ऐसा हुआ कि बचपन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपकी रुचि हुई कि आगे चल के आप फिल्म डायरेक्शन में भी जाएंगे और कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएंगे या सिंगिंग भी करेंगे, तो कहीं वो जुड़ाव बचपन से ही था? जी देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। उस समय ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं था। बहुत पुरानी बात करूँ, लगभग 20-25 साल पहले ऐसा कोई मीडिया नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे, तो उस समय क्रिएटिविटी दिखाने का एक मौका नहीं था सभी के पास। लेकिन उस क्रिएटिविटी में भी इतने क्रिएटिव लोग थे कि जितने क्रिएटिविटी आज है उससे ज़्यादा क्रिएटिव लोग वो भी थे, लेकिन उनका दिखाने का एक अंदाज अलग था। जैसे पहले गाँव में सत्संग हुआ करते थे, एक अच्छे चेतावनी भजन वगैरह उनमें चलते थे। तो मेरे दिमाग में ये रहता कि यदि गांव में नियर बाई कहीं भी सत्संग होता है तो वहाँ मुझे जाना ही है। और गांव वाले लोग मुझे उत्साहवर्धन करते थे कि तप्तेश यदि इस सत्संग में आया है तो एक भजन तो जरूर गा के रहेगा वो। क्या बात है। तो वहीं से मेरी क्रिएटिविटी शुरू होगी कि लोगों के सामने जो लोगों का जो डर है वो मेरे मन से निकल गया और मैं धीरे धीरे हर सत्संग में जाने लगा और धीरे धीरे लीड में काम करने लगा उनके साथ। तो इसी तरीके से मेरे बचपन में जो क्रिएटिविटी है, म्यूजिक बचपन से ही उस सत्संग के माध्यम से मेरे म्यूजिक मेरी जिंदगी में आया। म्यूजिक ने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत ही अपनी ओर खींचा म्यूजिक, कह सकते हैं। म्यूजिक से आप कहीं ना कहीं बचपन से भी जुड़े हो।
एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर होने के नाते आपने टीचिंग लाइन में आना कब डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है? जी, टीचिंग लाइन में मैंने सोचा कि ज़िंदगी में यदि हम कुछ दे सकें किन्हीं बच्चों को, तो वो शिक्षा से ज़्यादा कोई भी उचित साधन नहीं है। बेशक, क्योंकि इसमें यह है कि जो शिक्षा है उसके माध्यम से हम समाज को बदल सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे जॉब मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन मैंने सिर्फ इसी को चुना क्योंकि ये क्रिएटिविटी भी है और बच्चों के साथ एक नई एनर्जी को महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे मैं जब मेरी डिग्री पूरी हुई तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे बच्चों के साथ कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी खुद की हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ तो सिर्फ हॉबीज़ होते हैं, उसको प्रोफेशन तो डायरेक्ट नहीं बना सकते। धीरे धीरे मैंने तैयारी की और केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश के लेक्चरर के रूप में मैंने ज्वाइन किया। और जब मैं बच्चों के साथ आया तो मेरी क्रिएटिविटी बच्चों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि स्कूल में हम देखें ड्रामा, थिएटर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें हमें हाउस मास्टर के रूप में बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे काम हमें देते थे कि ये बच्चों का जैसे ड्रामा है, नाटक करवाना है, तो हमारे हाउस मास्टर्स के बीच में कंपटीशन होता था कि आपका हाउस जीतना चाहिए। तो वो जो फिल्मों का जो दौर है, धीरे धीरे उस ड्रामा के माध्यम से मेरे अंदर डेवलप हो गया कि मेरी ये होता था कि मेरा हाउस फर्स्ट आना चाहिए। उसके माध्यम से हम बच्चों के साथ जुड़ते थे, रात दिन उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, और जब एनुअल फंक्शन होते थे तो हमारे हाउस मास्टर में कंपटीशन होता था कि कौन सा हाउस जीतेगा, और मैं हमेशा बेस्ट हाउस मास्टर का अवार्ड लेकर रहता था। अरे वाह, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने बताया कि आप बचपन में स्कूल जाने से जरा कतराते थे, जी। और जब आपने खुद ही टीचर की भूमिका निभाने का सोचा तो परिवार वालों ने क्या कहा, क्या सलाह दी? क्योंकि परिवार भी हमें कहीं ना कहीं गाइड करता है कि जहाँ आप बच्चा खुद नहीं जाता वो वहाँ बच्चों को पढ़ाएगा, तब परिवार का क्या कहना था? नहीं, मेरे पापा को पता था कि ये खोटा सिक्का एक दिन तो चल निकलेगा। उनको ये पक्का यकीन था कि ये जरूर कुछ करेंगे, क्योंकि जब बचपन में हम खेतों में भी काम करते थे तो पापा मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करते थे। अच्छा। तो इंग्लिश का जो शिक्षक होने की वजह शायद वही रही होगी, क्योंकि मेरे पापा छोटी छोटी सेंटेंस मेरे साथ बात करते थे जब भी हम जाते थे। तो मेरे दिमाग, मेरे जहन में ये बात आई कि इंग्लिश शायद हिंदी से ज़्यादा ईजी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, और धीरे धीरे इंग्लिश को अपनी ज़िंदगी में मैं लेके आया, और जिस केंद्रीय विद्यालय में हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सके उसी के अंदर आज हम टीचर हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जिस प्रोफेशन में हूँ वो मुझे एक गौरवान्वित महसूस करता है, और बच्चों को एक नई नई दिशा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम, नई नई क्रिएटिविटी हम बच्चों के साथ करते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा काम आप तप्तेश जी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि और ड्रामा ने आपका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको बचपन से ही शौक था। टीचिंग लाइन में आने के बाद भी आपने जैसे बताया कि कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें आप में बच्चों को सिखाते थे, मार्गदर्शन करते थे। जी। कब आपको आपने सोचा कि अब मुझे थोड़ा प्रोफेशनली इसके अंदर आना चाहिए, डायरेक्शन के अंदर आना चाहिए, मूवीज़ बनाना चाहिए, ये कब आया आपके माइंड में? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं ये जो नई यूथ और जो जनरेशन है उसको भी ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, हॉबीज जब तक पूरी नहीं होती जब तक आप उसके लिए मजबूती से तैयार नहीं हो जाते। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को मजबूत किया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बचपन में जब मैं अपनी एक मंडली बना रहा था, सत्संग मंडली, तो मेरे पिता ने ये कहा कि इस मंडली से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में तुम बन नहीं पाओगे। डायरेक्ट मंडली हम लेंगे तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने मजबूती से एज ए शिक्षक मैंने खड़ा किया। उसके बाद मैंने अपनी हॉबियों को जीना शुरू किया, और हॉबीज़ को धीरे धीरे बढ़ाते उसको प्रोफेशन में लेके आया। प्रोफेशन में लाने के बाद मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक होने के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, क्योंकि बहुत सारी फिल्में मेरी अलग अलग आयाम, अलग अलग सामाजिक पहलुओं को लेकर मेरी फिल्में हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि शिक्षक के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर का रोल भी अच्छे से निभा पा रहा हूँ। ये सबसे अच्छी चीज़ नाहिद मैं बताऊँ, उनकी तप्तेश जी की जो भी मूवीज़ होती है उसमें एक मैसेज होता है। हाँ। चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट का हो, महिलाओं को पढ़ाने का हो, बच्चों को पढ़ाने का हो, या फिर किस तरीके से करियर में आगे बढ़ने का एक मैसेज देते हैं, पेड़ लगाने का मैसेज देते हैं। तो ये आपने पहले ही सोच रखा होता है कि मैं जो भी मूवी बनाऊंगा, जो भी डायरेक्ट करूंगा, उसके अंदर एक मैसेज ज़रूर छुपा होना चाहिए? बिल्कुल, ये मेरे दिमाग में पहले से ही होता है कि जो भी मैं मूवी बनाऊंगा वो ऐसी मूवी होगी जो समाज को एक संदेश दे, और उसमें समाज में एक सुधारात्मक परिवर्तन के बारे में भी हम सोचते हैं। जब हम प्री प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बारे में, हम स्टोरी के बारे में काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। उसमें लगभग 30 से 40 दिन हमें प्री प्रोडक्शन में लगते हैं। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ को देखते हैं कि जो फिल्म हम बनाएंगे समाज को कहीं नकारात्मक मैसेज तो नहीं दे रही है। सारी सकारात्मकता से और ओतप्रोत फिल्म हम पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट को वर्कशॉप रेडी करते हैं, उसके बाद हम उस फिल्म को शूट करके
और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे सोशल जितने भी मीडिया हैं वहाँ पर उस फिल्म को देते हैं। तो अंकिता आपने सही कहा कि सामाजिक मुद्दों पे ही फिल्म बनाना मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है क्योंकि जो फिल्में हैं या नाटक हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक आईना दिखाते हैं, कहीं एक हमें जो कमियां हैं उन्हें बेहतरी की ओर ले जाने की ओर करते हैं। यही वजह रही है कि जो हमारा फिल्म उद्योग है वो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ एक बात का जिक्र करूंगी, जिस तरीके से कहा कि आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, वहाँ पर्यावरण इस वक्त सबसे ज़रूरी है। इस वक्त ही नहीं बल्कि हर वक्त ज़रूरी है कि हमारे आसपास पर्यावरण अच्छा होगा और लोग उसके लिए सचेत होंगे, वो बहुत बेहद ज़रूरी है। और उसी पर आपने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी जिसका काफ़ी नाम और शोहरत भी रही। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या था उसका उद्देश्य आपका और क्या कुछ चाहते थे आप उसको लेकर और कितना परिवर्तन आया उस फिल्म के बाद? जी, देखिए, पर्यावरण के बारे में हम कहें तो ये प्रकृति हमें सिर्फ देती है, इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। इसके बारे में बड़ी सकारात्मक नज़र से हमें इसको देखें कि जो पेड़ जो हैं हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अभी पिछले दिनों में जब कोरोना के समय के अंदर हम सभी जानते हैं किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये ऑक्सीजन की कमी यदि हम पेड़ों को सही समय पर लगाते, बहुत सारे पेड़ होते, तो ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमने जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ उसके बाद हमने सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पेड़ों पे आधारित हो और जो हमारी ज़िंदगी के कहीं नज़दीक हो। तो इस फिल्म में वृक्षा जो फिल्म है, इसमें हमने आम आदमी की ज़िंदगी के साथ पेड़ों को जोड़ा है कि पेड़ हमारी ज़िंदगी में उतनी कीमती हैं जितना हमारा जीवन कीमती है। तो ये जो वृक्षा फिल्म है काफ़ी इसको अप्रिशिएशन मिला है और देश विदेश के OTT प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज़ किया है हमने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा भी है, बड़े बड़े चैनल्स पे इसको। तो इस तरीके की फिल्में हमारा बनाने का एक उद्देश्य, पूरी टीम का एक उद्देश्य रहा है कि जो अच्छा से अच्छा मैसेज दे सके। और मैं नहीं समझता पर्यावरण से अच्छा कोई फिल्म मैसेज दे सकती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात तप्तेश जी। ना ही आप काम कर रहे हैं बल्कि एक मैसेज भी समाज को अच्छा दे रहे हैं कि एक पेड़ लगाइए। वाटर कंजर्वेशन पे आपने काफ़ी अच्छा काम करा है, चाहे आपकी मूवीज़ के अंदर। लेकिन हमको पता है नाहिद कि हमारे तप्तेश जी जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड है, ना ही सिर्फ डायरेक्शन में, ये सॉन्ग कंपोज़र भी हैं। तो ये दौर कैसे आया कि आपने सोच रखा था कि पहले डायरेक्शन करना है कि फिर मुझे म्यूज़िक कंपोज करना है, गाना भी है? तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, म्यूज़िक तो मेरा पैशन था जी। जब म्यूजिक बनता है तो वो सिर्फ म्यूजिक के साथ एल्बम भी शूट करना पड़ता है। बिल्कुल। और जब एल्बम शूट करते हैं तो हमें समझ आता है उस शूट का। तो धीरे धीरे म्यूजिक के साथ वीडियो एल्बम जब शूट होता तो उस समय एक क्रिएटिविटी, फिल्म डायरेक्शन भी उसमें देखना पड़ता है कि उसमें सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन तो देखना ही पड़ता है। तो जैसे एल्बम शूट होते गए धीरे धीरे मेरे अंदर वो फिल्म की जो डायरेक्शन का जो पार्ट है वो एंट्री लेने लग गया कि म्यूजिक से एक डायरेक्शन कि बहुत सारे आप देखेंगे, आयुष्मान खुराना है जी, वो म्यूजिक के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, आज फिल्मों में एक्टर हैं। तो ये क्रिएटिविटी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो म्यूजिक के साथ साथ हमने फिल्मों को हमने ज़िंदगी में जगह दी और धीरे धीरे अब फिल्म डायरेक्शन के रूप में हम एस्टेब्लिश होना चाह रहा हूँ और एस्टेब्लिश कुछ जगह हूँ भी। और फिल्म अच्छी फिल्में हम लेके आएंगे, बड़ी बड़ी फिल्मों का हम प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये मौका हम छोड़ने दें क्योंकि हमारे पास कंपोजर हैं, सिंगर हैं, तो क्यों हमारे दर्शकों को आज क्या सुनाना चाहेंगे? जी, दर्शकों को एक बहुत ही अच्छा रिसेंट मेरा हरियाणवी सॉन्ग आया है जी, रूप तेरा। वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा पॉपुलर भी रहा है, तो उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगा। स्टेज इज ऑल योर्स। जी। देख के तेरा रूप वो गोरी चंदा भी शर्मा वैसे, देख के तेरा रूप वो गोरी चंदा भी शर्मा वैसे, बादल की ओटा से तुझ पे चांदनियां बरसा वैसे। क्या बात। बादल की ओटा से तुझ पे चांदनियां बरसावे से। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान की आन बान शान पे ये हरियाणवी जो टच है वो कैसे आया, कहाँ से शुरुआत हुई? और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि कुछ कदमों पे भाषा, बोली, पहनावा, खान पान सब बदल जाता है। तो ये शौक कैसे हुआ आपको कि राजस्थान में रह के हरियाणवी सॉन्ग जो है वो बनाएं और गाएं? बिल्कुल, देखिए मैम, राजस्थान के बॉर्डर पे हरियाणा भी टच होता है और उसी जगह अलवर है और मैं अलवर का रहने वाला हूँ। तो अलवर और हरियाणा बिल्कुल नजदीक सटीक है, तो हरियाणवी हमारी बोली भाषा में टच करता है कहीं मिक्स। तो मुझे वो हरियाणवी भाषा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती थी। तो धीरे धीरे मैं राजस्थानी गाने भी मैंने काफी गाए हैं, लेकिन हरियाणवी गाने इस समय ट्रेंडिंग में है। तो मैंने ये सोचा हरियाणवी गाने गाते हैं क्योंकि उसका एक अलग ही एक अंदाज है गानों का। तो मैंने हरियाणवी गाने गाए अब, और जो रिसेंटली जितने भी मेरे गाने आ रहे हैं वो सारे हरियाणवी गाने आ रहे हैं।
बहुत खूब। एक खास बात रही आपकी, हरियाणवी गाने तो गाते ही हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं अंकित देशभक्ति के गीत जो हैं वो भी आप गाते हैं और उसकी शुरुआत भी बड़ी खूबसूरत रही थी। तो हम खुद न बताकर आप ही से जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि कैसे देशभक्ति की भावना जो है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है, वो गीतों के माध्यम से आपने पेश की। बहुत पुराने दिन याद दिला दिए आपने मुझे। 4 साल पहले मैं दूरदर्शन में आया था और मेरा पहला ही गाना सलामी तिरंगा, जो अभी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स पे चलता है, तो उसकी यादें ताज़ा कर दी आपने, उसके लिए धन्यवाद। सलामी तिरंगा मेरा पहला ही गाना था कि तिरंगों की सलाम करने का जज्बा उस गाने में मुझे आया कि हर कोई, आज आप देखेंगे थिएटर्स में भी हम सलाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, राष्ट्रगान होता है। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा वही गाना मेरा एक हौसला है, मेरे लिए एक लैंडमार्क है जिसने मुझे खड़ा कर दिया। क्योंकि सलामे तिरंगा की उसके 2 लाइन भी मैं आपको गा के बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस गाने को बनाया है अमन की पहचान, है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा, भारत का तिरंगा, भारत का तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का तिरंगा। क्या बात है, लहराए तिरंगा, लहराए आसमान में भारत का ये तिरंगा, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपने इसके अंदर प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं आपने एनसीसी से भी जुड़े हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चे जो हैं उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके जीवन के अंदर एनसीसी के अंदर, क्योंकि जीवन को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर देता है एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है, समाज से आपको जोड़ देता है, आपको समाज सेवा का महत्व वो आपको बताता है। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बच्चों को आप एनसीसी की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, आप उससे जुड़े भी हैं। जी। देखिए, पूरे देश में 2 बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीसी और एनएसएस। बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना, उसमें हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए मोटिवेट किया जाता है। और केंद्रीय विद्यालय में मैं जो राजस्थान का रीजनल हेड हूँ, मैं मेरी स्कूल में इंचार्ज हूँ उसका, तो उसमें बहुत सारी पेड़ बचाने की रैलियाँ, ब्लड डोनेशन के बहुत सारे कैंपेन हम चलाते हैं। समय समय पर समाज में सुधारात्मक अलग अलग तरीके के कोजेज को लेके हम रैलियां निकालते हैं। और इसी तरीके से जो बच्चों के अंदर हम जो सामाजिक मूल्य हैं उनको विकसित करते हैं समाज जो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। तो वो सारी जो भाव है मेरे वहीं से आ गए, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना का मैं हेड भी हूँ। तो बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो हम उनको सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूसरों को सिखाते हैं हमारी जिंदगी में भी वो गुण जरूर आ जाते हैं। तो मानवीय गुणों का उनका समावेश रहता है और सारे बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके हम अच्छे तरीके से उनको गुण और अच्छे तरीके के सामाजिक मूल्य हम बच्चों को देते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत। यही वजह है, तभी कहा जाता है जो शिक्षक होते हैं वही एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और जब ऐसे शिक्षक होते हैं तभी राष्ट्र है वो आगे पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा होता है। यहाँ जहाँ आपने बच्चों को राष्ट्रभक्त से जोड़ना सिखाया, कई तरीके के प्रोग्राम से जुड़ना सिखाया, पर्यावरण से जुड़ना सिखाया, जहाँ आप डायरेक्शन कर रहे हैं, जहाँ आप प्रोड्यूसर हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को कला से भी जोड़ते हैं। और जिस तरीके से हमें आपके बारे में पता है, आप छोटे छोटे शिविर लगाते हैं और उन बच्चों को आर्ट एंड कल्चर से जोड़ते हैं, वो किस तरीके की कोशिश होती है और क्या उद्देश्य है आपका उसको? धन्यवाद, ये बहुत मेरे मन के करीब का जो क्वेश्चन था आपने पूछा है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जितने भी बच्चे 12th पास करने के बाद थिएटर में जाते हैं और थिएटर करने के बाद उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और उन्हीं बच्चों को एक नया दिशा देने के लिए मैंने एक स्टूडियो, मेवाल फिल्म स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो जो नॉन कॉमर्शियल है, उसमें कभी किसी से किसी भी प्रकार का हम पैसा या किसी प्रकार का हम एक्सचेंज नहीं करते। उसमें जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो थिएटर में हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। क्या बात। उसमें क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को पहले हम डेवलप करते हैं, क्योंकि मेरे ही बच्चे होते हैं ज़्यादातर तो केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्हीं बच्चों को लेके आज मेरे पास 50 से ऊपर बच्चों की टीम है। उन बच्चों को लेके हम ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप करते हैं। जैसे जवाहर कला केंद्र मैंने रिसेंटली बहुत सारी वर्कशॉप की हैं, जैसे फिल्म वृक्षा थी, वृक्षा के अंदर हमने 2-3 वर्कशॉप की। तो उन बच्चों को प्रॉपरली हम ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करने के बाद उस फिल्म का शूट होता है। तो उन बच्चों के कहीं ना कहीं उनकी टैलेंट की कद्र होती है, क्योंकि उनको कोई टैलेंट की जगह ही नहीं मिल रही, लेकिन उन बच्चों को टैलेंट को मैं जगह दे रहा हूँ, उनको एक रूप दे रहा हूँ।
तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है जिन बच्चों को कहीं कोई रूप नहीं दे रहा उसको मैं रूप दे रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि टैलेंट की कदर करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप जैसे अगर टीचर स्टूडेंट्स को मिल जाए तो कहीं ना कहीं जीवन का जो रास्ता है उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जीवन के इस दौर की अगर मैं बात करूं, कभी सोचा था कि इतनी मेहनत के बाद आपको मुकाम मिलेगा, क्योंकि आप लोग बाग आपको जानते हैं, इतना काम आप बढ़िया काम कर रहे हैं, और तो और नाहिद मोस्ट प्रॉमिसिंग टीचर का अवार्ड भी इनको स्मृति ईरानी जी से मिल चुका है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, स्मृति ईरानी जी जब शिक्षा मंत्री थी उन्होंने मोस्ट प्रोमिसिंग टीचर का अवार्ड मुझे इसलिए दिया क्योंकि पूरे भारत में जो मेरी जो परसेंटेज थी, रिजल्ट था 10th का, वो टॉप 10 में था। क्या बात। उसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्मृति ईरानी जी ने जो मुझे मोस्ट प्रोमिसिंग टीचर का अवार्ड दिया कि वो प्रोमिस मैंने पूरा कर दिया जी। तो वो प्रोमिस पूरा हो गया तो मुझे दूसरी प्रोमिस में लगना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम इस फिल्म लाइन में आना चाहिए। देखिए, अभी मैं तो ये कहूँगा कि मेरी शुरुआत ही है, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। लेकिन इसके अंदर हम नई नई क्रिएटिविटी के साथ, नए नए आयामों के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ इस फिल्म लाइन में बढ़ रहे हैं, और नए टेक्निकल लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। और इसकी प्रेरणा मुझे साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जितना डिवोटेशन और डेडिकेशन उन लोगों का फिल्मों के प्रति है उतना मुझे लगता नहीं कि भारत में कहीं भी है, क्योंकि वो लोग फिल्मों के साथ एक जस्टिस करते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि किसी भी फिल्म को जब हम बनाते हैं तो उसके साथ हम न्याय कर सकें और एक सामाजिक संदेश दे सकें। क्या बात। बिल्कुल, वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक शिक्षक होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप बच्चों को उनके करियर को लेकर भी गाइड करते हैं, और आपकी यही कोशिश होती है कि बच्चा जो है जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे उसके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, वो करे। किस तरीके से उन बच्चों को एक सही दिशा दी जाती है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हो, जिस तरीके से शिक्षक ही उन्हें एक सही दिशा मार्गदर्शन दे सकता है, क्या जिम्मेदारियां रहती हैं उस समय आप? यस, जिम्मेदारियां इतनी अच्छी रहती हैं क्योंकि जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर हमने आपकी फिल्म देखी। मैंने उनको डिस्करेज नहीं किया, मैंने उनको समझाया बच्चों देखिए फिल्म मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब मेरी एक उम्र है, लेकिन अभी आप फिल्मों पे ध्यान नहीं देखिए, शिक्षा पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपका करियर पहले बनाना है। क्योंकि करियर, मैं टीचर हूं तो मैं फिल्में बना पा रहा हूं, तो आप अपनी शिक्षा पे फोकस कीजिए। यदि आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आप वो बन सकते हैं जीवन में जो आप बनना चाहते हैं। यदि आपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी, और जो बनना चाहते हैं शायद वो नहीं बन पाए। इसलिए बच्चों को हमेशा हम ये मोटिवेट करते हैं कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, मोटिवेशन है। देखिए, मैं टीचर होकर भी अभी डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ, तो आप पहले अपने स्टेज पे पहुंचिए, एक अपने लेवल पे जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंचिए, उसके बाद जो आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक अच्छी बात बोली। एक वक्त रहा हमारे पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रहा, जब 2 साल बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चे कहीं ना कहीं बंद हो गए, और बहुत वक्त बाद अब वो बच्चे खुले आसमान में घूम रहे हैं और सबके साथ बैठ पा रहे हैं। इस वक्त से निकल के इस दौर में आए हैं, और अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, और बहुत वक्त बाद फिर उन्हें वो थोड़ा सा वक्त मिला है अपने लिए। तो ऐसे वक्त को बच्चों को अपने लिए किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? शिक्षाविद होने के नाते आप उन्हें क्या सलाह देते हैं कि इस समय को वो अपनी शिक्षा के लिए किस तरीके से यूज़ करें, हॉबी को कितना टाइम दें? जी, जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश बंद था, उस समय भी मैंने मेरी क्रिएटिविटी को रुकने नहीं दी। मैंने मेरी नियर बाई सारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर रहते हैं, उनके साथ मिलकर मैंने एक फिल्म बनाई, होमवर्क स्ट्रेस वर्सेस लॉकडाउन। वो फिल्म मेरी बेस्ट फिल्म नॉमिनेटेड है और आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो उसमें ये दिखाया कि 2 बच्चे घर में बैठ के कैसे परेशान हैं और अपनी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं कि लॉकडाउन से हम परेशान हो गए, लेकिन उस परेशानी में भी हम उन बच्चों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहे, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि कोरोना जैसी कोई भी जो बीमारी है हमारी हौसलों को नहीं तोड़ सकती। पर कहीं ना कहीं इस दौर में ऐसा आया है कि बच्चों का, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अलग माहौल था, वो रोज़ जहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलते थे, परिवार को इतना वक्त नहीं देते थे, लेकिन अब बच्चों को परिवार को वक्त देना पड़ा था, और वापस अब उनके लिए एक नॉर्मल दौर आ रहा है। ऐसे समय में बच्चों को शिक्षक होने के नाते आप कैसे कहेंगे कि वो तालमेल बिठाएं और फिर से एक आम जिंदगी में ढल जाएं? किस तरीके से अपने आप को फिर वही पुरानी जिंदगी जी? बिल्कुल, देखिए, जब बच्चे आए थे कोरोना काल के बाद तो मनोवैज्ञानिक दशा बिल्कुल अलग थी उनकी।
वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, हमसे मिलने से डर रहे थे वो बच्चे। उनको ऐसा लगता हम ऑनलाइन ही पढ़ते रहे, घर में हम रहना चाहिए। ये बहुत सही बात और है। माँ बाप के साथ भी बच्चा थोड़ा सा र्यूड हो गया था। लेकिन धीरे 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 उस सिचुएशन से निकालने के लिए हमने कहा बच्चों आप घबराओ मत, आप स्कूल आओ, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे स्कूल आना ही नहीं चाहते थे। हमने धीरे धीरे पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद उनको समझाया कि ये जो दौर जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो आने वाला जो दौर है उस पर ध्यान देके बच्चों की क्रिएटिविटी को स्कूल भेजना ही है। जब बच्चा स्कूल आया, धीरे धीरे फैमिली हुआ, तो अब वो सारी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। क्योंकि एक जो मुश्किल दौर है हमने उस पर फतेह पाली, हमने ये कह सकते हैं। अब सारे बच्चे, उनसे सब समर वेकेशन में हैं, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि घर पे क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ नया करते रहें। जो ग्रीष्म काल जो अवकाश है इसका यूज करें। कोरोना काल जा चुका है और अपनी जो शिक्षा है उसमें कुछ, जैसे कुछ पेंटिंग बना सकते हैं बच्चे, कुछ कविताएं लिख सकते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की कुछ छोटे छोटे जो खिलौने हैं वो बच्चे बनाते हैं, वो बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि कोरोना काल जा चुका है, आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, वो दौर ही कुछ अलग था ना है, क्योंकि सभी के लिए मुश्किल था, ना ही हर एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये दौर था। और कहीं चेंजेस भी हमने देखा, हमारे बॉडी के अंदर भी हमने चेंजेस देखा, हमारी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी और कई तरीके के परिवर्तन हमको करना पड़ा। लेकिन एक अच्छा काम उस दौर में आपने किया, मानसिक विकास के ऊपर आपने बच्चों पर काफ़ी काम किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। और किस आज के दौर के अंदर, आज के संदर्भ में अगर बात करूं तो मानसिक विकास कितना ज़रूरी है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटी आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ना ही सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन उसके साथ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बच्चों को हमेशा यही कहा कि देखो सरकारी नौकरी की तरफ मत दौड़िए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो टैलेंटेड है वो एस्टेब्लिश करेगा आने वाले टाइम में। आप अपने टैलेंट को इस लेवल पे ले जाइए कि नौकरी आपको ढूंढ ले। क्या बात है, आपको नौकरी नहीं ढूंढना, नौकरी आपको ढूंढ लेगी। आप अपने आप को ग्रो तो कीजिए, ग्रो करेंगे तो खुद अपने आप कदमों में जो मंजिल हम चाहते हैं वो खुद आके गिरेगी। बशर्त है कि हमारे दायरे को, सोच के और शिक्षा के दायरे को हम फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा जहां पे आप जाना चाहे आपकी खुशबू, आपकी शिक्षा के, आपके हुनर की खुशबू पूरी दुनिया में महके, तो तब जाके आपको पहचाना जाएगा, आपकी पहचान मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी। तो हमेशा ही पॉजिटिव माहौल में क्लास में रखता हूँ कि बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि किताबें जो हैं ये बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी में आप खुद से ज़्यादा कोई भी कीमती नहीं है। क्योंकि हम भी टीचर हैं तो हम आपके लिए हैं, हम भी कीमती नहीं है, कीमती आप हो। क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप की जो खूबियां उनको पहचानें, उनको एक नया रूप दें। ये सिलेबस जो है ये एक अपने आप को आगे एक रूटीन मेंटेन करने का एक माध्यम है। तो बच्चों को हम जितना मोटिवेट कर सकते हैं हम करते हैं। और कई बार बच्चे हमारे बड़ा गर्व होता है जब आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं, कर्नल बन जाते हैं, बैंक मैनेजर बन जाते हैं। हम तो वहीं रहते हैं लेकिन हमारे बच्चे कब ग्रो हो जाते हैं, कभी ऑफिसर बन जाते हैं। उस समय बड़ा गर्व होता है कि जो हमने जो शिक्षा दी थी, हमने जो सामाजिक मूल्य दिए थे, आज हमारे सामने उनका रिजल्ट। बिल्कुल, हर एक टीचर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होती है जब उसका स्टूडेंट कोई अच्छी पोस्ट पे जाता है, तो गर्व की बात होती है। लेकिन एक समस्या उस दौर में हमने ये भी देखी और अभी भी देख रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। कई ऐसे गेम्स हैं जिन पे बच्चों को एडिक्शन इतना हो चुका है कि दिन रात वो उसके अंदर बिजी रहते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों को किस तरीके से एक टाइम टेबल के हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए, उस टाइम को टाइम मैनेज करना चाहिए, और पेरेंट्स को उस वक्त क्या रोल प्ले करना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स को बिल्कुल मैं ये सलाह दूंगा कि देखिए सोशल मीडिया का यूज और मिसयूज दोनों आपके हाथ में है। बिल्कुल, आज हम फिल्में बना रहे हैं तो हमने उसका यूज किया, हम क्या देख रहे हैं वो मिसयूज किया। यूजफुल यदि हम कंटेंट को देखते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल हो तो उसका सुपरविजन तो बहुत ही जरूरी है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, हमारा बच्चा क्या देख रहा है, या क्रिएटिविटी है कि नहीं उसमें। तो वो तो पेरेंट्स डिसाइड करेगा। बच्चे को नहीं पता है कि मुझे क्या देखना है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया जाए कि ठीक है, आप ऑनलाइन सब कुछ नहीं है जिंदगी में, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा देंगे तो हमारी आंखें खराब होंगी। आपने देखा बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़ गए। तो वो बड़ा दुर्भाग्यशाली सा लगता है कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े चश्मे नजर आते हैं। तो हम तो, मैं कह रहा हूँ, जब नौकरी लगे थे तब तक भी चश्मे नहीं थे। तो वो एक समय रहता है कि बच्चे को एक कम टाइम के लिए मोबाइल दें और एक उचित जो टाइम है उसी में दें। बाकी कहें कि ऑफलाइन स्टडी करें, बुक्स पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सारे बच्चे मोबाइल में किताब पढ़ रहे हैं, मोबाइल में सारे गेमिंग खेल रहे हैं। तो गेमिंग
खेले नहीं, दुनिया को डेवलप करके दें। मैं ये कहता हूँ वो गेम नहीं खेले, वो इतने बड़े इंजीनियर बनेंगे, लोग उनके गेम खेले। बहुत खूब। और टेक्नोलॉजी से जुड़े, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन सही इस्तेमाल होना जी, बेहद ज़रूरी है। यहाँ मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी तप्तेश जी, आप हमेशा सामाजिक मुद्दों को ज़रूर से उठाते हैं और कहते हैं ना, गीत या नाटक इस तरीके का एक माध्यम होते हैं जो हमें आम बोलचाल में शायद वो बात हमारे जहन में नहीं रहे, मगर उसके द्वारा जो कही बात होती है वो हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती है। और आपकी कोशिश यही रही है कि चाहे पर्यावरण हो, चाहे बेटी बचाओ अभियान हो, इनसे जुड़ें और समाज में एक सकारात्मक संदेश दें। तो कहीं ऐसा कोई गीत है जो आपने सामाजिक संदेश के लिए भी गाया हो या सोचा हो, या कहीं ना कहीं वो एल्बम हो जो आपके दिल के करीब हो, वो हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छा गीत परिवार नियोजन पे मैंने बनाया है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ। आप सभी जानते हैं जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, हमारी सुविधाएं घट रही हैं। बिल्कुल। तो उसका बैलेंस रखने के लिए परिवार नियोजन पे मैंने गीत गाया था। वो राजस्थानी गीत है, उसकी 2 लाइन मैं गाऊंगा। बिल्कुल। भया सोच समझ के चालो रे, 2 टावरिया 3 गणा, 2 टावरिया 3 गणा थे, मन में गुण लियो रे। इसका थोड़ा सा वैसे एसेंट जो इसका है, ये मारवाड़ी एसेंट है, तो उसको भी हमने सोशल मीडिया पर रिलीज किया है। तो वो एक मैसेज दिया गया था कि जो परिवार नियोजन है उस पर ध्यान दें, और जो हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको हम कंट्रोल करें, ताकि सुविधाएं ज़्यादा हों और जनसंख्या कम हो। नहीं, एक तप्तेश जी का एक जो सॉन्ग है बड़ा फेमस हुआ है, रूप तेरा जी। तो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और उसका डायरेक्शन भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप उसके दो लाइन भी हमारे दर्शकों के लिए गा के बताएं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। रूप तेरा सॉन्ग मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश किया है कि हर किसी के अंदर एक रोमांस होता है, लेकिन उस रोमांस को दिखाने का तरीका क्या है, कि जैसे वो सपना ही तो नहीं है रोमांस, रोमांस सिर्फ सपना है या हकीकत है। तो हमने इस गाने में ये दिखाया है कि जो चंदा है उसकी खूबसूरती जैसे है, उसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन खूबसूरती को महसूस तो कर सकते हैं। तो इसमें ये दिखाया कि हीरो जो है उसकी हीरोइन की खूबसूरती को महसूस करता है कि देख के तेरा रूप वो गोरी चंदा भी शर्माओ से। तो हमें इस गाने के माध्यम से संदेश दिया कि कभी न कभी हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे जिंदगी में खुशियां लौट के आए। बहुत खूब, और एक अच्छी सोच है आपकी ये। यहाँ एक बात ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करते हैं, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अपने शौक़ को भी पूरा करते हैं, और इन चीज़ों में ज़रूरी होती है टाइम मैनेजमेंट। और अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो ये वक्त को आप बिल्कुल सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं? लोग जो हमें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, वो कैसे अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? वक्त का तो देखिए, मेरी मिसेज भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, तो वो हमारी एक दूसरे की समझदारी से ये वक्त को मैनेज किया है। हमने डिसाइड कर लिया कि जब मैं क्रिएटिविटी की तरफ हूँ तो आपको घर देखना है, तो वो पूरे घर को मैनेज करती है। जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो वो मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती हैं कि अब वो क्रिएटिविटी पे हैं, वो कोई एडिटिंग कर रहे हैं। तो उस समय ज़रूरी होता है कि कई बार मैं भी महसूस करता हूँ मैं इस घर का पार्ट हूँ, लेकिन मैं कई बार समय नहीं दे पाता हूँ। तो ये समय बहुत कीमती है। यदि आपने समय को नष्ट कर दिया तो समय आपको नष्ट कर देगा। तो मैं बहुत कम समय के लिए मैं ये सोचता हूँ कि परिवार का भी साथ देने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बैठाता हूँ कि परिवार भी केंद्रीय विद्यालय में है, मिसेज भी केंद्रीय विद्यालय में, मैं भी टीचर हूँ, उसके साथ साथ डायरेक्शन अपने आप में फुल फ्लेज्ड जॉब है। तो उसके साथ मैं मैनेज इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सेकंड शिफ्ट में हूँ, तो मेरा आधा दिन बचता है। तो उस आधे दिन में किस तरीके से हम क्रिएटिविटी को मैनेज कर सकते हैं। जब मैं टीचर होता हूँ तो फुल फ्लेज टीचर होता हूँ, वहाँ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमारी ड्यूटी के साथ में नहीं करता। मतलब ये कह सकते हैं हम कि एक एक मिनट कीमती है, उसे व्यर्थ ना गंवाएं। बिल्कुल तप्तेश जी, आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे, और बहुत कुछ जाना हमने, और जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा आपसे मिलके। चलते चलते एक छोटा सा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। मैं दर्शकों को यही संदेश दूंगा कि जिंदगी जो है एक जीने की कला है, और उस कला की खुशबू को ऐसे फैलाओ दुनिया में तो दुनिया उसका महक का आनंद ले। वो जो इत्र जो है, वो जो खुशबू है, वो पूरी दुनिया उसको महसूस करे, और आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां रहें कि आपके लोग गले लगा लें, आपको लोग
प्यार से अपनी पलकों पे सजा लें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात खूब। कही। बिल्कुल। और एक बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ कि आप अपने कला की, अपनी खूबियों की खुशबू से ना सिर्फ अपने आसपास बल्कि एक पहचान बनाइए और सबको महकाइए, और जब भी सबसे मिले खुश होके मिले। बिल्कुल। और हाँ, हमसे ज़रूर मिलते रहे आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। फिलहाल वक्त हो चला है हमें इजाज़त लेने का, क्योंकि बिल्कुल। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।